नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश। तर्कश में आज हमारे खास मेहमान हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ओली जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। ओली जी नेपाल के तपे तपाए नेता रहे हैं। 14 साल उन्होंने जेलों में गुजारे हैं और 6 साल कन्फाइनमेंट में भी रहे हैं। ओली जी प्रधानमंत्री बनने के पहले नेपाल के गृह मंत्री रहे हैं और विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ओली जी, आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें आपने चर्चा की कि भारत के साथ जो भी मतभेद थे वे दूर हो गए, संशय खत्म हो गए। लेकिन आपने चर्चा नहीं की कि क्या वे मतभेद थे, क्या वे संशय थे। तो क्या वे थे मतभेद और संशय जिसके बारे में आप लोगों को इशारा कर रहे थे? आपको अगर उस वक्त के मेरे शब्द याद है तो मैंने मतभेद का बात नहीं किया, मैंने असमझदारी का बात किया। मैंने कहा था देयर वर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन आवर टू कंट्रीज। इनफैक्ट मतभेद ऐसा मैंने शब्द प्रयोग भी नहीं किया। दरअसल मैं इसको मतभेद मानता भी नहीं, इसको असमझदारी मानता हूँ। अब वो असमझदारी इतिहास की बात हो गई। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बने तो आपको विरासत में एक ऐसी चीज़ मिली, एक आंदोलन मिला, मधेसी आंदोलन, और उसके बाद कन्फ्यूजन बढ़े। आपने यहाँ से बयान दिया कि मधेसी आंदोलन के पीछे भारत का हाथ है और भारत में भी लगा कि आप भारत विरोधी हो गए। तो क्या इन मतभेदों या इन बातों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? ज़रूर। फिर भी मैंने कहा शुरू में ही, जैसा कि यहाँ सवाल मतभेद का नहीं था, असमझदारी का था। सवाल यह था कि हम लोगों ने संविधान बनाया। संविधान बनाने का ये नेपाली जनता का बहुत पुराना ख्वाब है, 7 दशक पुराना। तब से बहुत बार नेपाली जनता ने संघर्ष किया तानाशाही के खिलाफ, सफल भी हुए, और उन अधिकारों को संस्थागत नहीं किया गया। किया भी गया तो कृत्रिम ढंग से किया गया और जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था द्वारा संविधान नहीं बनाया गया। या तो राजा महाराजा ने संविधान दे दिया, या तो फिर जनता के अधिकार छीन कर स्वेच्छाचारी संविधान दे दिया गया, या तो कुछ नेताओं का कहिए समझदारी के आधार पर संविधान आया। जैसे अगले अंतरिम संविधान तक यही परिस्थिति कम बेस इसी स्थिति में रहा। और 2006 अप्रैल का जो मूवमेंट है, उसके बाद, उसकी सफलता के बाद हम लोगों ने सोचा कि संविधान बनाने के लिए जनता द्वारा एक प्रतिनिधि संस्था बनाया जाए, जिसको हम लोग दुनिया में संविधान सभा कहते हैं। लेकिन जो संविधान आपने बनाया, वो संविधान जैसे ही घोषित हुआ आंदोलन शुरू हो गया। आप खुद वामपंथी नेता रहे हैं, आपने क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं, आप आइडेंटिटीज़ के स्ट्रगल को ज़्यादा समझते हैं और लोगों की तुलना में। मधेसी लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि यह संविधान मेरे खिलाफ बना है, और आपकी जो आवाज़ आई उससे भी लगा कि मधेसियों का आंदोलन गलत है। तो क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है जिसमें कि मधेसियों के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? हालांकि आपने मुझे प्रश्न अभी किया है, मगर मैं यकीन हूँ आपने संविधान पढ़ा है। अगर नहीं है तो मैं फिर संविधान का प्रति आपको दे दूंगा। ये संविधान ऐसे संविधान सभा ने बनाया जहाँ 4 दशक से ज़्यादा लड़े हुए लोग ज़्यादातर हैं, खास तौर से लीडरशिप में। मेरा 5 दशक पूरा हो गया डेमोक्रेसी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, सभी प्रकार के भेदभाव वगैरह को अंत करने के लिए। यही तो सबको आश्चर्य है कि अंतरिम संविधान जो बना, नेपाल का लंबा आत्मसंघर्ष रहा लोकतंत्र के लिए, यहाँ तक कि वामपंथी आंदोलन भी नेपाल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद लोगों को आश्चर्य हुआ कि मधेसियों के खिलाफ, मधेसियों को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, मधेसियों को समान नागरिकता का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, ऐसी भावना बड़ी। बात यह है, ऐसी भावना भ्रमपूर्ण ढंग से फैलाया गया। जनता के बीच में
गलत प्रचार किया गया, जनता को गलत ढंग से जो बताया गया वो संविधान में ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो वो जो मधेसियों को लग रहा है, अभी भी शायद कुछ मधेसी आंदोलन पे हैं, तो क्या है ऐसे प्रावधान जिनको कि आपने संशय दूर किया उनका? ये सवाल प्रावधान का नहीं है, ये सवाल संविधान के अंदर का नहीं है, ये सवाल उनके राजनीतिक उद्देश्य का है। तो उनके लिए क्या प्रावधान किए गए? भारत की जनता सुनना चाहती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सारा लगा हुआ है नेपाल से। उन लोगों को भी लग रहा है कि नेपाल ने लगता है कुछ बहुत ही अन्याय कर दिया है संविधान में। एक चीज़ आपको बताऊं, हिमाल पहाड़ तराई है नेपाल, तराई में हमारा सारे खेती वाले जगह तो तराई में है, उनको सिंचित करने के लिए तराई में डैम करके नहीं कर पाएंगे, पहाड़ में डैम करना होगा। और वहाँ जो पहाड़ के ज़मीन है वो तो डूब जाएंगे और वहाँ से नहर ले जाना पड़ेगा तराई में। इसको अगर क्षेत्रीयतावादी भावना, क्षेत्रीयतावादी कटुता का भावना हम फैलाएंगे, इधर भी नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, उधर खेत सूखे रहेंगे, इधर पानी बहता जाएगा। लेकिन जो मधेसी अभी भी एजिटेटेड हैं और बोल रहे हैं कि हमारे साथ दोयम दर्जे की नागरिकता, जो विदेश में कहीं शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे उनको टॉप पोस्ट में नहीं जा सकते कुछ चुने हुए पोस्ट पे, तो ऐसा क्या है? गलत। नेपाल में जो पॉपुलेशन है वो यहाँ के जो नागरिक हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान सेनापति जैसे बन सकते हैं। जो बाहर से आया और अंगीकृत नागरिकता लिया उसने, अभी तक का हमारा प्रैक्टिस भी और सब भी ऐसा ही है। जैसा कि आप आए, अंगीकृत नागरिक बनने का इच्छा किया, यहाँ के कानून के मुताबिक अंगीकृत नागरिक बन गए। नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स आप मंत्री तक बन सकते हैं, सेना के जनरल तक हो सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, सब कुछ, मगर देश का राष्ट्र प्रमुख नहीं, सरकार प्रमुख नहीं, संवैधानिक अंग के प्रमुख नहीं। ये दुनिया में जहाँ भी होता है। अच्छा, अमेरिका में उसका सिटीजन ही हो, बाहर पैदा हुआ है नहीं होगा। कई देशों के संविधान में ऐसा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम्स हैं। भारत को आप याद कर सकते हैं कि विदेश में पैदा होने के वजह से कई सवाल उठे थे भारत में, और मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहूँगा। वो एक सवाल था जो विदेश में पैदा हुए थे, जो विदेश, लेकिन जो सवाल है कि यहीं जो बच्चा पैदा हुआ वो अगर लिखेगा कि अगर मैं नेपाल का प्रधानमंत्री होता, तो वो कभी जिंदगी में नहीं लिखेगा कि अगर मैं नेपाल का प्रधानमंत्री बनूंगा तो क्या करूंगा। बात यह है, आपने अगर सिटीजनशिप ले लिया, आप तो नेचुरलाइज्ड है, आप आए, कुछ साल रहे, नागरिक बन गए, आप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। लेकिन उसके बच्चे? हाँ, जरूर बच्चे बन सकते। वो तो वंशज के आधार पर, जो आप नागरिक बन गए, अंगीकृत हो या वंशज के आधार पर, जिस भी आधार पर हो आप नागरिक हैं, नागरिक का बच्चा फिर वंशज बन जाता है और उसको सब बराबर अधिकार हो जाते हैं। तो आप आएंगे, आपको आते ही राष्ट्रपति बनने का क्या जरूरी है? आपको नागरिकता मिला, मंत्री बन जाएंगे आते ही। अब आपका बच्चा, आपकी बच्ची, जो कुछ भी बन सकती है। ओके, तो एक जो और सवाल उठ रहा था वो ये सवाल था कि जो मधेसी लोग यह डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन 50% से अधिक है और राजनीति में हमारी भागीदारी बहुत ही कम है, और जो प्रोविंसेस बनाए गए हैं ऐसे बनाए गए हैं कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस पे कैसे आपने विचार? एक आपको बताऊं जी, मैं पहाड़ में पैदा हुआ, तराई आया, मेरा तराई आने का 55 साल हो गया। अब इन लोगों के जो परिभाषा हैं, डेफिनेशंस, वो हमको मधेसी नहीं मानते। हमसे कई बाद में आए इंडिया से, कुछ साल रहे, नागरिकता ले लिए, वो अपने को धरती पुत्र कहते हैं। वहाँ के धरती पुत्र, हम इसी देश के हैं, पहाड़ से तराई में आए 55 साल पहले से। 55 साल से मैं यहाँ हूँ। अच्छा,
पुश्तों से यहाँ हैं कुछ तराई में। ओरिजिनली उनका कास्ट हो सकता है, वो कास्ट पहाड़ का लगता है। नेपाल और इंडिया में ऐसी चीज़ है जो बहुत कन्फ्यूजन है। तिवारी कहाँ के हैं? अब पांडे इधर भी हैं उधर भी, ऐसे बहुत सारे हैं। यादव कहाँ के हैं? इंडिया के या नेपाल के? इंडिया में भी है, नेपाल में भी है। तो सवाल है कि आप उनको नेपाल का वैसा ही सम्मानित नागरिक समझते हैं कि नहीं समझते? वो लोग यह बोल रहे हैं कि आप नेपाल का नागरिक एक चीज़ मैं आपको सम्मानित नहीं। बताऊंगा, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि उनका जो 50% का जो दावा है, 50% कुछ नहीं है, ठीक है, 50% है। 17% जमीन से, जगह से कितने लोग आए हैं? पहले 240 थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 240 में से 8 हिमालय प्रदेश जो बहुत बड़े हैं, पहुंचना मुश्किल है, उसको दे दिया गया 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 132 रह गए, 232 रह गए। 232 में से 116 तराई से हैं, 116 पहाड़ से हैं। 232 में से अन्याय कहाँ पर हुआ? इतनी जगह है, 17%। वो 17% जगह से 50% लोग आए हैं। अन्याय क्या हुआ? अन्याय उनको लगता यह है, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, और मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ उस जगह से ज़्यादा कहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये पार्टी खुले कब? निर्वाचन आयोग में दरता जब खुला, बहुदल आया, लोकतंत्र आया, तो इन लोगों ने पार्टी बनाकर दरता किया। ये दरता वाले पार्टी है। हम दरता वाले नहीं। जब राणाशाही था, जब अंधकार युग था, स्कूल कॉलेज खोलना मना था, विचार बनाना मना था, दल का तो बात ही छोड़ दीजिए, पार्टी खोलना तो संभव ही नहीं है, उसका तो कल्पना भी मत कीजिए। कोई विचार रखना, किसी भी प्रकार का धार्मिक भी आप संगठन नहीं बना पाते। तो यह बहुत ही रोचक और अब आपको बताइए, हम 116 में से 105 सीट क्यों जीते तराई में, जिसका मसीहा बन के, ठेकेदार बन के ये बोल रहे हैं अभी? 116 सीटें थे, हमने जीते 105, उनने जीते 11। यह काफ़ी रोचक और क्लिष्ट सवाल है जिसको कि भारत के लोग भी समझना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और इस पर और बातें करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न में। आप देख रहे हैं तर्कश, और आज हमारे खास मेहमान हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री। ओली जी, हम बातें कर रहे थे कि मधेसी आंदोलन और उसके कारण नेपाल और भारत के बीच में जो थोड़ा मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसे आप कह रहे हैं, वो उसके वजह को भारत की जनता भी समझना चाहती है, क्या कारण है। आपने बताया कि आपको बहुमत सीटें तराई में आपको मिली और उन पार्टियों को नहीं मिली। ये काफ़ी ही रोचक सवाल है, और भारत के लोग भी नहीं चाहते हैं कि भारत में, नेपाल में कोई अस्थिरता हो। भारत के लोग चाहते हैं कि नेपाल सुखी और संपन्न राष्ट्र बने। तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री को क्या आपने इन सवालों को स्पष्ट किया, वे समझ पाए? क्योंकि संशय काफ़ी था भारत में। इनमें भारतीय नेताओं को कुछ मिसलीड किया गया, मिस इन्फॉर्म किया गया। कोई भी लीडर दुनिया का सबके सब संविधान पढ़ के नहीं बैठता, और उसके लिए संभव भी नहीं है। मैं भी दुनिया का सब संविधान पढ़कर, जब संदर्भ आए, जब चर्चा चले उसमें क्या है, ऐसा आएगा। और जो ब्रीफिंग देगा, मैं आपसे रिलाई करूँगा, आपको बोलूँगा कि उस पर कुछ डिबेट है, दिखिए तो हमको बताइए, तो आप उसको देखकर कुछ गलत ढंग से बता देंगे तो मुझे वही इम्प्रेशन होगा ना। मगर ये असमझदारी बनाया गया, भ्रम फैलाया गया। इसका मतलब जो विदेश सचिव एस जयशंकर आए थे वहाँ संविधान की घोषणा होने के ठीक पहले,
और उन्होंने शायद रिक्वेस्ट किया था कि संविधान को अभी घोषित न किया जाए, तो मतलब उनको भी पूरी जानकारी नहीं थी कि नेपाल के संविधान में क्या आ रहा है। मैंने उनको लगभग 2 घंटा लगाकर बताया सविस्तार। पहले करीब 1 घंटा इंक्लूडिंग एम्बेसडर एंड अदर्स, 1 घंटा, फिर 1 to 1 करके उनको बताया। उनका मेरे साथ ऐसा कोई, जो बाद में मैंने सुना कि जयशंकर जी ने ऐसा कहा वैसा कहा, मेरे साथ ऐसा बात नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत अच्छा बात हुआ था। मैंने उनको बताया कि देखिए, संविधान बनाने का, संविधान सभा से संविधान पाने का नेपाली जनता का बहुत पुराना इच्छा है, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें आपको सपोर्ट करना है, भारत को सपोर्ट करना है। हम दुनिया से सपोर्ट चाहते हैं, UN से चाहते हैं, US से चाहते हैं, चाइना से चाहते हैं, जापान, बेलायत, सबसे चाहते हैं। हम भारत से भी यही चाहते हैं। मैंने उनको ये बताया। मैंने बताया कि हम जो संविधान बना रहे हैं ये कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक संविधान होगा, सामाजिक न्याय और समानता ये रखेगा। मैंने 4 पॉइंट बताया। सभी को, सभी के लिए अधिकार, सभी के लिए अवसर, सभी के लिए सुरक्षा और समान बराबर के सम्मान, सभी के लिए। ये 4 पॉइंट्स मैंने बताया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। ये इतने व्यापक हैं, ये शायद इतने ज़्यादा चीज़ अभी विकसित राष्ट्र भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी, आपसे बात करने के बाद, जब जयशंकर गए दिल्ली और उसके बाद मधेसी आंदोलन चलता रहा, उसके बाद करीब 65 लोग मरे भी, तो क्या मधेसियों के साथ आपकी कोई बातचीत हुई जब आप प्रधानमंत्री बने? तो बार बार, अभी कुछ ही दिन हुए, नहीं तो हम वार्ता में हैं। हमारा मानना है कि किसी भी चीज़ में, किसी में सही हो या गलत, वास्तविकता हो या कॉन्सेप्ट ही हो, इम्प्रेशन हो, किसी को कुछ लगता है तो उसको, उसका समाधान कैसे करेंगे? फिर मिलना होगा, बातचीत करना होगा, बताना होगा कि ऐसा है भाई। तो किन किन नेताओं से मिल रहे हैं आप मधेसी लोगों के? क्योंकि अभी तो वो लोग फिर आंदोलन थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। आंदोलन मेरे ख्याल से शुरू नहीं करेंगे। शायद वो इस नाम पर हमको दबाव देना चाहते हैं। अब मेरा कहना है उनसे, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है कि दबाव देने का। हम तो इतने ओपन हैं। ये देश मेरा ही इकलौता देश नहीं है, उनका भी है, सबका है। क्या दबाव वो बनाना चाहते हैं जो आपने नहीं, ये हम उनको गंभीरता के साथ लें, उनके बातों को सुने और समाधान के नाम पर किसी एग्रीमेंट पर पहुँचे। हम भी चाहते हैं सारे बात मान जाएंगे, देश को नुकसान न पहुँचे, जनता को नुकसान न पहुँचे, लोकतंत्र को नुकसान न पहुँचे। अच्छा, ये संशय आप में भी दूर हुआ क्या जब आपने कहा कि संशय हमारे दूर हो गए कि भारत का वो ब्लॉकेट था, मधेसियों का आंदोलन नहीं था, वो भारत सरकार का ब्लॉकेट था? ये संशय दूर हुआ कि नहीं आप? अच्छा, एक बात है, एक बार एक पत्रकार ने मुझे पूछा, आप जब जवान थे तब क्या कोई लड़की से आपका प्रेम था? तो मैंने उसको जवाब दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर था भी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि था बोलूँगा किससे, आप फिर कहेंगे उससे। वो तो आज, वो उस जमाना की बात थी। आज तो ग्रैंड माँ है और मैं कह दूँगा किसी की ग्रैंड माँ को कि उनके साथ तो मेरा तब लव था। निश्चित बीती बात तो ख़त्म करते हैं। लेकिन अब जब भारत का बजट अभी आया है, जो उसमें नेपाल को मिलने वाले जो ग्रांट्स और एड हैं या सहायता जो भी होती है, उसमें 120 करोड़ की कमी की गई है। तो लगा कि आपके जाने के बाद दोनों देशों के बीच जो विश्वास में थोड़ी कमी आई थी वह दूर हो गई, लेकिन बजट में कमी आई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं भारत की तरफ से ये कोई इस तरह का एक्शन नेपाल के हित में नहीं है, या कुछ समझदारी जितनी उतनी नहीं बनी जितनी आप समझ रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ हमारे काम के लिए, प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जो है उसमें जैसे कि
ये पोस्टल रोड का, हुलाकी मार्ग का, राजमार्ग का सीमा के नज़दीक दक्षिण में भारत ने लिया था, नहीं हो पाया। अब हमारा एग्रीमेंट भारत के साथ है कि भारत सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली और हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे हम। मतलब बजट में जो कमी आई है उससे आपको कोई चिंता नहीं है? इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। ये बजट भारत का बजट है। इस बजट पर भारत का संसद छलफल करेगा, इसमें मेरा कोई छलफल करने का मनसाय नहीं है। और दूसरा, हमको जब जैसा ज़रूरत हो उसके आधार पर हम भारत से बात करेंगे। जी। तो अभी जो भूकंप आया, भूकंप में भी भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भूकंप से निकलने में, लोगों को बाहर निकालने में। तो लग रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन वर्क जितना शुरू होना चाहिए था, जिस तेज़ी से, वो शुरू नहीं हो पाया। तो अभी क्या आप जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उस पर आपने काम बढ़ाया है? काफ़ी कानून बन गया है, प्राधिकरण बन गया है, उसके लिए नियम बनाया गया, उसका निर्देशिका बनाया गया, उसके महाअभियान को हमने स्टार्ट कर दिया। और जो पहले कुछ गलत ढंग के समझौते थे कि ये सब पहले करना चाहिए उसके बाद ही ये होगा, इन सब चीज़ों को छोड़कर हमने सभी को कहा कि अब ऐसे चीज़ों पर उलझना हमें नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, क्योंकि 8 लाख घर नष्ट हुए हैं और लोग बहुत मुसीबत में हैं। भारत नेपाल के संबंधों पर जब बात करते हैं तो एक बात आती है कि नेपाल के साथ पास जो प्राकृतिक संसाधन है, खास करके जो पानी है, जो पानी लगातार बहती रहती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, भारत हमेशा प्रस्ताव देता रहा है कि आप उस पर पनबिजली योजनाएं लगाइए। नेपाल की तरफ से शायद नकारा जाता रहा है या उस पर ठीक तरीके से नहीं सोचा जाता है। तो इस बार जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो क्या इस पर कोई बात हुई? हाइड्रो पावर पर महत्वपूर्ण कुछ आपने घोषणाएँ की थी, लेकिन हमारे रिवर्स खुले हैं, सब देखता है, सब जानता है। हमको वहाँ से उसको टैप करना है, उसको उससे फ़ायदा लेना है। हमारे प्राकृतिक भारत इसमें करना चाहे या दूसरे देश या दूसरी कंपनियां या कहीं किसी भी देश का बिजनेस कम्युनिटी करना चाहे, म्यूचुअल बेनिफिट के आधार पर इनको किया जा सकता है। हमको एक कोई हमारा ऐसा मनसाय नहीं है कि हम पानी को ऐसे ही बहते रहने दें। एक चीज़ बताऊं मैं, जी नेपाल को ब्लेम करने से या नेपाल ने नहीं माना, नहीं किया, ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले हमने पंचेश्वर एग्रीमेंट किया, अभी तक डीपीआर भी तैयार नहीं हुआ। इस बार हम लोगों ने तय किया कि अब जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपकी रुचि है? क्यों? हम आर्थिक उन्नति के हिसाब में पीछे हैं, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, वो ऐसा ही बह जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और आती है जब भारत नेपाल के बीच में बात होती है कि चीन के साथ नेपाल ज़्यादा जुड़ना चाहता है, भारत के साथ लगता है कि दूरी बनाना चाहता है। आपने भी बोला कि मैं पहले चीन जाऊंगा, भारत बाद में जाऊंगा, ये क्या है? मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, किधर पहले जाऊंगा, ये संजोग की बात है। एक चीज़ इतना गलत मिथ्या चीज़ है, हम भारत से भी निकट और दूरी, और चीन से भी निकटता और दूरी हो ही नहीं सकता। हमारा सीमा जुड़ा हुआ है, भारत के साथ भी सीमा जुड़ा हुआ है, चीन के साथ भी सीमा जुड़ा है। डिस्टेंस है या क्लोजनेस, इसका कोई, हमको दोनों और दो पड़ोसी हैं, दोनों के साथ हम अच्छे संबंध रखेंगे, क्योंकि हमको किसी से झगड़ना नहीं है, हमको शांति से रहना है, मिलकर रहना है। हम छोटे हैं आकार में, जनसंख्या में, विकास के स्तर पर कुछ पीछे हैं। इन आकार, हैसियत से, जनसंख्या से बड़े और विकास में आगे जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका विकास से भी हमको लाभ लेना है। जी, अब आखिरी सवाल, मधेसियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं राज्यसभा टीवी के माध्यम से? मेरा योजना है संपूर्ण नेपाल को विकास के दिशा में तीव्रता के साथ आगे बढ़ाऊंगा। किसी जनता के लिए बोल दीजिए। मैं मधेसी जनता के लिए तो मैं कह रहा हूँ जी कि उनका खेत में जब धान गेहूँ फलेंगे
तब ना होगा। ये बंद करेंगे और कुछ भी होने नहीं देंगे, टमाटर फलेगा, वो खेत में ही सड़ जाएगा, भंटा खेत में ही सड़ जाएगा। ये मधेसी जनता के नाम पर चल रहा है। हम मधेसी जनता के नाम पर नहीं चलाएंगे, मधेसी जनता के हित के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनको रोजगारी मिले, उनको आमदनी हो, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, वो अनुभव करें कि हाँ, लोकतंत्र ऐसा है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और मैं खुद तराई का आदमी हूँ, मैं खुद मधेश का आदमी हूँ। इस बार भी मैं मधेश का, जो मधेश कहते हैं साथी सब, वहीं के जनता का प्रतिनिधि हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओली जी, आप खुद ही तराई के हैं, आप खुद मधेश के हैं और भारत के साथ भी आपका गहरा रिश्ता रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में नेपाल में शांति होगी और नेपाल विकास के दौर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। राज्यसभा टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।